इन्फिनिटिव फ्रेज का भी नाम सुना है सर, हमने तो जेरेंट फ्रेज का भी नाम सुना है, हमने तो सर पार्टिसिपल फ्रेज का नाम भी सुना है। दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक ने ब्लू पहना है, एक ने रेड पहना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि यार उस लड़की के पास जाओ जिसने ब्लू पहना है, तो उसकी विशेषता क्या है? आप कैसे जानोगे वो लड़की कौन सी है? आप देखोगे उसका रंग क्या है, कौन सा कपड़ा पहनी हुई है, तो चले जाओगे तो ये विशेषता है। किसी लड़की को पार्टिकुलर इंडिकेट करने के लिए हम एडजेक्टिव का भी प्रयोग करके उसे हम सीखेंगे कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज के टाइप कितने होते हैं, उनके टाइप को भी सीखेंगे, वो क्या करते हैं, क्या हैं। और पूरे मन लगाकर एक पेन कॉपी ले लीजिए, इसको पढ़ना है आज भैया, आज फोड़ देना है। फ्रेज के एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉन्सेप्ट आज बकाया नहीं रहेगा, सब आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो डोंट बी लेट, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ गए हैं आपके लिए, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे फ्रेज अर्थात वाक्यांश। अगर हम इन दो वर्ड को तोड़े तो आपको मिलेगा वाक्य प्लस अंश अर्थात वाक्य का अंश। तो भैया जो सेंटेंस का भाग होता है अर्थात अंश होता है, उसी को फ्रेज अर्थात वाक्यांश कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, दैट मेक्स, जो देता है, सम मीनिंगफुल सेंस, कुछ अर्थ, विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के जो अर्थ दे शब्दों का समूह, वही क्या कहलाता है, हमारे फ्रेज कहलाता है। चलिए आइए थोड़ा समझते हैं इन बातों को, ये क्या डिफिनेशन कह क्या रहा है, आइए चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक सेंटेंस है, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज प्लेइंग विद अ डॉल, ये एक सेंटेंस है। मैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब को नहीं लूंगा, याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ ले लेंगे तब वो एक सेंटेंस है, क्लॉज बन जाएगा। फ्रेज में साफ तौर पे कह दिया गया है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अर्थात यदि हम मान लीजिए एक ये बात कर लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम वर्ब नहीं ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने वर्ब नहीं लिया, इज तक नहीं गया, मैं सिर्फ यहाँ तक लेता हूँ, अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं बस इतना ले लेता हूँ, बस इतने भाग को लेता हूँ, तो क्या ये फ्रेज बनेगा? तो हाँ भैया ये फ्रेज बनेगा। आप देख रहे होंगे उसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं, क्यों दिख रहा है, एक से ज़्यादा शब्द हैं और इसमें वर्ब भी नहीं है, तो ये एक फ्रेज बनेगा। यदि मैं इज प्लेइंग को ले लेता हूँ तब भी हमारा एक फ्रेज बनेगा, क्योंकि दोनों वर्ब ही हैं, है कि नहीं है, और इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब को साथ नहीं लेना, अलग अलग लेना। यदि मैं विद अ डॉल ले लूँ तब वो भी बनेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास तीन फ्रेजेस दिख रहे हैं, एक फ्रेज ये हो गया, एक फ्रेज ये हो गया, एक फ्रेज ये हो गया, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट और वर्ब को साथ साथ नहीं लेते, सब्जेक्ट को अलग अलग लेते हैं, वर्ब को अलग अलग लेते हैं, या ऑब्जेक्ट ही सिर्फ लेते हैं, तो उस समय जो सेंटेंस के टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम फ्रेज कहते हैं मित्रों, ठीक है। चलिए आगे आपको समझ में आ गया होगा फ्रेज क्या है, चलिए आगे समझते हैं फ्रेज के काइंड्स। तो प्यारे मित्रों हम आ गए हैं फिर काइंड्स की ओर। अब चलिए काइंड्स को देखते हैं कि ये सब क्या होते हैं और फ्रेज के कितने काइंड्स होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। तो जो फ्रेजेस हैं उनके 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। दो फ्रेज हैं उनके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला फ्रेज जो है वो है नाउन फ्रेज अर्थात संज्ञा वाक्यांश। जो नाउन की, देखिए जो फ्रेज है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा हो तो वो नाउन फ्रेज होता है। जो फ्रेज एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे अर्थात विशेषण वाक्यांश कहलाता है। जो वर्ब की तरह एक्ट करेगा वो क्रिया वाक्यांश हो जाएगा। जो एडवर्ब की तरह करेगा एडवर्ब, जो प्रीपोजिशन की तरह करेगा वो प्रीपोजिशन, ठीक है। एक बार मैंने और गलती से नाउन फ्रेज लिख दिया है। तो हमारे सिर्फ 5 ही होते हैं। कौन कौन सा? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशन, यही 5 फ्रेज आपको पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर तो इन्फिनिटिव फ्रेज का भी नाम सुना है, सर हमने तो जेरेंट फ्रेज का भी नाम सुना है, हमने तो सर पार्टिसिपल फ्रेज का नाम भी सुना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो जेरेंट फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेज होता है वो किसकी तरह का बिहेव करते हैं? नाउन की तरह बिहेव करते होते तो वर्ब है, लेकिन उनका जो बिहेव होता है ग्रामर में वो नाउन की तरह होते हैं। इसलिए जब भी हम इन्फिनिटिव या जेरेंट फ्रेज को कहीं देखेंगे तो उसे हम नाउन फ्रेज की ही संज्ञा देंगे। और पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए वो एडजेक्टिव फ्रेज के
के अंदर ही आएगा, अर्थात यही पांचों के अंदर सभी को हम डाल देंगे, हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आया दोस्तों, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल इन्हीं काइंड में चले जाएंगे। सिर्फ यही 5 काइंड है जो हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं नाउन फ्रेज से, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर हम जाएंगे प्रीपोजिशन फ्रेज। लीजिए हम आ गए हैं अपने नाउन फ्रेज की ओर, जिसे हम हिंदी में संज्ञा वाक्यांश के नाम से जानते हैं। ये नाउन फ्रेज होता है क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अर्थात फ्रेज, जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो जब एक फ्रेज एक्ट एज अ नाउन, नाउन की तरह बिहेव करे, नाउन की तरह अभिनय करे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा नाउन फ्रेज कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना है, ठीक है। अब देखिए जो सब्जेक्ट है, आप जानते होंगे कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन फ्रेज तो नहीं है, तो प्रोनाउन फ्रेज को भी हम किस में गिनेंगे भैया, नाउन फ्रेज में गिनेंगे, क्योंकि नाउन प्रोनाउन एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन प्रोनाउन होता है, आप जानते हैं। तो जो अब बताइए, ये वर्ब हो गया, वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट लिखा गया है। क्या ये एक से ज़्यादा शब्द हैं? हाँ भैया हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्ब को नहीं लेना है, इतना हमें नहीं लेना है, जितना अंडरलाइन किया गया है उतना ही हमारा फ्रेज है, उसके अलावा हमें वो नहीं लेना है। तो ये हमारा आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। और मित्रों, नाउन फ्रेज को पहचानने का बहुत सारा ट्रिक होता है। चलिए देखिए आगे, हमने आपको नीचे देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है ट्रिक टू फाइंड आउट द नाउन फ्रेज इन द सेंटेंस। अब हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं जो सेंटेंस में नाउन फ्रेज को निकालेगा। वो ट्रिक मित्रों 3 ट्रिक हैं जो आपको नाउन फ्रेज प्राप्त हो जाएंगे। चलिए ट्रिकों को सीखते हैं और समझते हैं कैसे सेंटेंस में हम नाउन फ्रेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, अर्थात निकाल सकते हैं। तो मित्रों इस समय आपको पहला ट्रिक हमारा दिख रहा होगा, जिससे हम निकालेंगे नाउन फ्रेज। किससे निकालेंगे? बाय हु एज अ सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज आया हुआ होगा, तब हम उसका पता हु के द्वारा करेंगे। हु को हिंदी में आप जानते हैं कौन कहा जाता है, अर्थात काम कौन कर रहा है, अर्थात काम कौन करता है, सब्जेक्ट। तो जब हम सेंटेंस में हु से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा नाउन निकलेगा, और एक से अगर ज़्यादा नाउन है तो उसे हम नाउन फ्रेज कह देंगे। तो आमतौर पे बात है कि भाई हु से नाउन निकलता है, और नाउन एक से ज़्यादा है तो फ्रेज हो जाएगा, तो मिल के बन जाएगा हमारा नाउन फ्रेज, ठीक है। आपको नीचे देख रहे होंगे लिखा हुआ है माई ब्रदर, ठीक है, माई यंगर ब्रदर बॉट अ कार, माई यंगर ब्रदर बॉट अ कार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मित्रों? माई यंगर ब्रदर है। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि माई यंगर ब्रदर बॉट अ कार, हु बॉट अ कार, तो आपका उत्तर आएगा माई यंगर ब्रदर। यदि हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ पे अंडरलाइन है वहीं पे हु रख दीजिए और क्वेश्चन बना लीजिए। आपको हु वहीं पे रखना है जहाँ पे फ्रेज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। नहीं तो मान लीजिए अंडरलाइन नहीं है, तब भी आप निकाल सकते हैं कि अगर यार बताओ कार कौन खरीद रहा है, तो आप बोल सकते हैं यार मेरा छोटा भाई खरीद रहा है। तो पूरा इतना आंसर आएगा कि नहीं कि हाँ मेरा छोटा भाई खरीद रहा है, तो पूरा आंसर आएगा। तो यही हमारा कौन सा फ्रेज होगा भैया? यही हमारा नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। नीचे एक एग्जाम्पल और है, द काइंड गर्ल इज गिविंग फूड टू डॉग्स। एक दयालु लड़की है जो कुत्तों को खाना खिला रही। तो अगर मैं पूछ लूं कि हु इज गिविंग फूड टू डॉग्स, बताओ कुत्तों को खाना कौन दे रहा है, तो आपके मुख से भाई बहुत प्यारे वर्ड निकलेंगे, द काइंड गर्ल। तो यही जो पूरा आंसर निकल रहा है हु से, यही आपका नाउन फ्रेज है मित्रों, यही आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है। चलिए अब आगे सीखते हैं। ये पहला ट्रिक है, अभी हम आपको 2 ट्रिक और सिखाने वाले हैं ना। तो पहला जो ट्रिक है वो हु से निकालना है, जब वो सब्जेक्ट बन के आएगा, जब नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बन के आएगा तब हु से निकालेंगे, ठीक है। अब और आगे चलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बन के आए तब कैसे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि नाउन सिर्फ 2 सेंटेंस में 2 ही जगह पे काम करते हैं, वो है पहला है एज अ सब्जेक्ट और दूसरा है एज अ ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट के विषय में पढ़ लिया कि जब भी सब्जेक्ट आएगा तब वहां हम हु से क्वेश्चन करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हैं तब हम हु से क्वेश्चन नहीं कर सकते, एज अ सब्जेक्ट भी होगा तब भी, तब वहां हम व्हाट से करेंगे। अब आपको समस्या हो रही है कि ये क्या बात कह रहे हैं, अभी तो आपने कहा हु से,
तो हु एज अ सब्जेक्ट तभी हम क्वेश्चन करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा जीवित रहेगा, अर्थात लिविंग नाउन रहेगा। नीचे हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, चलिए समझते हैं उसको भी। तो जैसा हमने अभी कहा आपको लिविंग और नॉन लिविंग का फ़र्क है, आइए इसको देखेंगे और समझेंगे, उसको भी इसको भी, सब चीज़ों को समझ लेंगे। अब हमारा जो दूसरा ट्रिक है, ठीक है, दूसरा ट्रिक ही दूसरा और तीसरा है, अर्थात इसमें होम से और व्हाट से क्वेश्चन करा जाएगा, ये दूसरा तीसरा दोनों है। तो कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट लिविंग होता है तो हम होम से क्वेश्चन करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है तो व्हाट से करते हैं। वैसे ही जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तब हम सब्जेक्ट में भी व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। होम का अर्थ किसे या किसको होता है, व्हाट का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है। तो चलिए नीचे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों को ही बढ़िया से समझते हैं भैया। जैसे आई लव माई ब्लैक डॉग, मैं अपने प्यारे कुत्ते को प्यार करता हूँ। कुत्ता कैसे है? काला है। काले कुत्ते को मैं प्रेम करता हूँ या मैं उससे पसंद करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मुझसे पूछा जाए, जहाँ वो अंडरलाइन किया गया है वहीं पे आप रख दीजिए किसको, हुम को। तो आई लव हुम, मैं किसे प्रेम करता हूँ, तो आपके मुख से भाई बहुत अच्छा वर्ड निकलेगा यार, मैं तो अपने काले कुत्ते को प्रेम करता हूँ। तो ये क्या होगा, ये नाउन फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि ये हुम का आंसर है और कुत्ता जीवित होता है, ठीक है। तो ये हुम का आंसर है। अगर मैं पूछूं कि आई बॉट अ ब्रांड न्यू हाउस, मैंने एक ब्रांड न्यू हाउस खरीदा, तो मेरे मुख से अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो बताओ होम से करूंगा कि वर्ड से करूंगा। मैं किसे खरीदा, ऐसा तो होता नहीं है, किसी व्यक्ति को थोड़ी खरीद लेंगे, पुराने जमाने वाला है कि चलो मजदूर ही खरीदते हैं, ठीक है। तो मैं पूछूंगा क्या खरीदूं, ठीक है। आई बॉट वॉट, बताना, आई बॉट वॉट, मैंने क्या खरीदा, तो मैंने एक ब्रांड न्यू हाउस खरीदा। तो ये वॉट का आंसर है भैया, ठीक है। ये वॉट का आंसर है, ये होम का आंसर है। जब भी हमें लिविंग दिखेगा ऑब्जेक्ट, हम होम से क्वेश्चन करेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग दिखेगा तो हम वर्ड से क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद होते हैं, तो जब मेन वर्ब के बाद आपको देख लेना है जीवित है कि नॉन लिविंग है, मतलब मरा हुआ है, तो वैसे ही क्वेश्चन आप लगाइएगा। ही नहीं कि आप मरे हुए के साथ भी क्या करें, हुम लगाए जा रहे हैं नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। तो ये बुद्धिमानी थोड़ा आप वहाँ पे खर्चा करिएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए, आप देख रहे होंगे तीसरा है आई नो अ क्लेवर थीप, एक मैं चतुर चोर को जानता हूँ। तो आई नो हुम, मैं किससे जानता हूँ, तो मैं एक चतुर चोर को जानता हूँ। तो आपका आंसर आया कि नहीं, यही। आप किससे पूछे, होम से पूछे। आप क्यों होम से पूछे भैया, क्योंकि जो थीप होता है वो जिंदा होता है, ठीक है, इसलिए आपने होम से पूछा, वर्ड नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, मैं जानता हूँ होम चोर है, वो जिंदा है, वो लिविंग नाउन है, इसलिए हमने होम लगाया। और अगर मैं जानता रहूँ कि यार ये जो हाउस है वो मरा हुआ चीज़ है, वो तो इंसान है नहीं, तो वर्ड का ही तो क्वेश्चन करूंगा और जो आंसर मिलेगा वही हमेशा नाउन फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि नाउन हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने ही प्लेस पे रहेंगे, और एक से ज़्यादा वर्ड है तो नाउन फ्रेज बनेगा, ठीक है। आइए और भी कुछ समस्याओं को क्लियर कर लेते हैं। वो समस्याएं क्या है पहले ही मैंने आपसे जिक्र कर दिया है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे नोट में लिखा भी हुआ है भैया कि इन्फिनेटिव जो फ्रेज होता है, अर्थात टू वर्ब, यदि वर्ब से पहले टू लिखा है तो उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। वो क्या होता है, एक नाउन फ्रेज होता है। जो जेरेंट फ्रेज होता है जिसमें वर्ब में आईएनजी लग के बनता है, वो भी एक नाउन फ्रेज होता है। आपको एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। आप देखिए एग्जाम्पल आपको नीचे हम दिखा रहे हैं, दो एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है। पहला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू टेक आइसक्रीम, मैं एक आइसक्रीम लेना चाहता हूँ। तो यदि मैं क्वेश्चन करूँ, देखो अब यहाँ पे मैं वर्ड से क्वेश्चन करूँगा भैया, आइसक्रीम कोई जिंदा चीज नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि आई वॉन्ट वॉट, मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं लेना चाहता हूँ, तो पूरा ये आपका बनेगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो टू, अगर इन्फिनेटिव से कोई फ्रेज स्टार्ट होता है तो उसे इन्फिनेटिव फ्रेज कहा जाता है। और ये वर्ड का आंसर है तो इसे हम नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कह दिया कि अगर वर्ड से आंसर आएगा तो नाउन फ्रेज होगा, तो इन्फिनेटिव फ्रेज भी नाउन फ्रेज का ही काम करता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, नाउन फ्रेज का ही कार्य कर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ये जेरेंट का काम कर रहा है भैया यहाँ पे। तो वॉकिंग ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग इज सेफ,
बताइए व्हाट इज सेफ। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जब सब्जेक्ट एक नॉन लिविंग थिंग्स हो तब वहाँ हु से क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ट्रिक में बताया था कि हु से क्वेश्चन हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, हमारा लिविंग होना चाहिए। यदि हमारा सब्जेक्ट लिविंग है तभी हम किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से, एज अ सब्जेक्ट। लेकिन अब बताइए यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हमारा क्या, जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो रास्ते के, एक देखा होगा रास्ते में आप कुछ रोड में सफेद सफेद लाइन खींची हुई होती है, उसी को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। कोई इंसान तो है नहीं, तो हम यहाँ व्हाट से क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज सेफ, क्या सेफ है, वॉकिंग ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। आपका आंसर पूरा इतना आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आपको अंडरलाइन में दिख रहे हैं वो पूरा नाउन फ्रेज कहलाएगा। और याद रखिएगा सब्जेक्ट जब लिविंग हो तभी हु से क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो आप नॉन लिविंग है तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के लिए वर्ड का यूज कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए नाउन फ्रेज। ठीक है, तो नाउन फ्रेज हमारा खत्म होता है मित्रों। चलिए अगला फ्रेज सीखते हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव फ्रेज। तो प्यारे मित्रों ये हमारा सेकेंड फ्रेज है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसका नाम क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, जिसको हिंदी में विशेषण वाक्यांश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या कह रहा है रच के, चलिए देख लेते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब शब्दों का समूह अर्थात फ्रेज, टेल्स अबाउट अ नाउन, जब एक नाउन के विषय में बताता है। याद रखिएगा आप पढ़े होंगे कि नाउन के विषय में बताने वाले को एडजेक्टिव कहा जाता है। वैसे ही जब एक से ज़्यादा शब्द नाउन के विषय में बताएं तो वो एडजेक्टिव प्लस फ्रेज बन जाता है, तो उसे ही हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन के विषय में बताए, और जो एक से ज़्यादा शब्द होगा फ्रेज होगा तो मिल के क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाते हैं। तो जब एक से ज़्यादा शब्द नाउन के विषय में बता रहा हो उसी को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। जैसा यहाँ पे लिखा है वी कैन से इट एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, अ गर्ल, जैसे मैंने कहा अ गर्ल एक लड़की है विद अ ब्लू ड्रेस। कि अब बताइए लड़की कैसी है, विद द ब्लू ड्रेस। तो अगर अब बताइए लड़की की विशेषता क्या है, यार यार वो नीला ड्रेस पहनी हुई है, इज कमिंग आ रही है। तो एक लड़की है जो नीला ड्रेस पहन के आ रही है, तो बताइए उस लड़की की जो विशेषता है वो क्या होगा, ड्रेस जो नीला कलर की पहनी। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि चार लड़कियां हैं, ठीक है, हम चार नहीं दो ही ले लेते हैं चलिए। अगर मान लीजिए दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक ने ब्लू पहना है एक ने रेड पहना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि यार उस लड़की के पास जाओ जिसने ब्लू पहना है, तो उसकी विशेषता क्या है, आप कैसे जानोगे वो लड़की कौन सी है, आप देखोगे उसका रंग क्या है, कौन सा कपड़ा पहनी हुई है, तो चले जाओगे। तो ये विशेषता है, किसी लड़की को पार्टिकुलर इंडिकेट करने के लिए हम एडजेक्टिव का भी प्रयोग करके उससे इंडिकेट कर सकते हैं किसी नाउन को। तो नाउन के विषय में कुछ भी जोड़ देना ही एडजेक्टिव कहलाता है। एक लड़की है जिसके विषय में बताया जा रहा है कि वो कैसी कपड़ा पहनी हुई है, वो एक क्या कहते हैं नीली कपड़ा पहनी हुई है, अर्थात नीले ड्रेस पहनी हुई है। तो ये भाई एक नाउन के विषय में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, और एक से ज़्यादा है इसलिए इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा। चलिए इसके ट्रिक को भी देख लेते हैं। जैसे हमने नाउन फ्रेज को निकाला था बाय ट्रिक, इसको भी हम ट्रिक की सहायता से देख लेते हैं मित्र। तो हम आ गए हैं अपने फ्रेंड ट्रिक की तरफ जो हमें निकाल के देगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इसमें भाई ट्रिक एक ही है, इसमें दो लोग हैं, विच है और हाउ इज अ नाउन है। जब नाउन से हम हाउ इज पूछेंगे कि तुम कैसा है ना, तब हमें वो एडजेक्टिव फ्रेज निकाल के देगा। या मैं जब हाउ से नहीं आंसर निकल रहा होगा तो हम विच का प्रयोग करके आंसर निकाल लेंगे, यही दोनों से निकलेगा। चाहे तो हाउ से निकल जाएगा चाहे तो विच, आप दोनों लगा के चेक कर लीजिए कि किससे निकल रहा है। जिससे निकल जाएगा वही हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा, जो आंसर प्राप्त होगा वही एडजेक्टिव फ्रेज होगा। शर्ट्स आर वेरी गुड, जो शर्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे। तो अगर मैं पूछ लूँ कि शर्ट्स कैसे थे, हाउ इज द शर्ट्स, तो आप बताओगे यार वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ रामा इज सो क्यूट, किसके, अगर मैं पूछ लूँ कौन से बच्चे, ठीक है, आप बोलोगे कौन से, किसके बच्चे ना, किसके बच्चे कहते हो ना, किसके बच्चे या कौन से बच्चे, तो आप बोल दोगे यार ऑफ रामा, रामा के बच्चे। ठीक है, तो ये जो ऑफ रामा है यही आपको बताएगा कि हाँ ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो जरूरी नहीं है हमेशा हाउ इज नाउन से ही निकले, विच से भी निकल सकता है ना। अगर यहाँ हाउ इज लगा देते तो बच्चे कैसे हैं ना, तो नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कौन से बच्चे, तो आप कहोगे यार ऑफ रामा, रामा के बच्चे। ठीक है, तो दोनों में से लगा के आप जो भी लगाइएगा, अगर आंसर आपको दोनों में से किसी एक का प्राप्त हो जाता है तो जान जाइएगा कि वो नाउन फ्रेज
है और कॉमन सेंस भी होता है, आप निकाल भी सकते हैं और सो क्यूट भी है। तो अगर जैसे मैं देखिए इस वाले जो सेंटेंस में आप देख रहे होंगे, इसमें आप देखने को आपको इस वाले सेंटेंस में देखने को मिलेगा एक फ्रेज यहाँ पे विच से निकल रहा है, एक फ्रेज यहाँ हाउ इज अ नाउन से निकल रहा है। देखिए कैसे, कौन से बच्चे, रामा के बच्चे। हाउ इज अ नाउन, बच्चे कैसे थे, बहुत प्यारे थे। तो दोनों फ्रेज, यहाँ पे दो फ्रेज हैं एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे हमें दो फ्रेज प्राप्त होता है जो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको नाउन फ्रेज में बताया था कि दो लोग ऐसे हैं जो नाउन फ्रेज का काम करते हैं, और ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेज होता है जिसका नाम पार्टिसिपल फ्रेज है। ये भी वर्ब ही है, वर्ब में आईएनजी लग के पार्टिसिपल का काम करते हैं, जैसे वर्ब में आईएनजी लग के जेरंड का काम करते हैं। अब आपको डाउट हो रहा होगा यार, जब वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो ये पार्टिसिपल का भी काम कर रहा है, वो जेरंड का भी काम कर रहा है, कैसे सर? तो उसका भी एक वीडियो आएगा, वहाँ उसमें बहुत बढ़िया मैं समझा दूंगा जेरंड और फ्रेज पार्टिसिपल में क्या क्या अंतर होते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाइए। तो बस आज के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि जब वर्ब में आईएनजी लग के कोई भी वर्ब किसी नाउन की विशेषता बताने लगे भैया, तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का तो मोटो यही है कि नाउन की विशेषता बताना है। तो जब एक वर्ब नाउन की विशेषता बताने लगे तब उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज में ही पढ़ लेंगे। जब भी पार्टिसिपल फ्रेज होगा तो समझ जाइएगा वो एडजेक्टिव फ्रेज ही है। आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा होगा दोस्तों, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू मार्केट। अपने होमवर्क को, अपने गृह कार्य को खत्म करने के बाद वह बाजार गया। तो अपने देखिए क्या, उसका होमवर्क खत्म हो चुका है, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गया है, बाजार गया है। तो देखिए होमवर्क से पहले ये जो पूरी लाइन लिखी गई है वो पार्टिसिपल है, ठीक है। पार्टिसिपल जब पढ़ लेंगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा पार्टिसिपल पहचानने में, ठीक है। तो याद रखिए जो ये लिखा है, जब भी हैविंग प्लस V3 दिखेगा ये भी पार्टिसिपल होता है, इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा पार्टिसिपल है यही हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, और जब ये पार्टिसिपल फ्रेज है तो भाई काम एडजेक्टिव का करता है, तो इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देर ना करते हुए अपना वर्ब फ्रेज स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें आपको हमने पहले ही बताई थी और यहाँ भी समझा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना थर्ड जो फ्रेज है वो है हमारा, आ गए हैं मित्रों हम तीसरे फ्रेज की तरफ, जिसका नाम है हमारा वर्ब फ्रेज, ठीक है। वर्ब फ्रेज जिसको हिंदी में क्रिया वाक्यांश के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कह रहा है, वेयर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओनली इज द वर्ब, वर्ब फ्रेज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे एक ग्रुप हो, शब्दों का एक समूह हो, लेकिन ये बात याद रखनी है कि वो जो सारे शब्द हो वो क्या होने चाहिए, वे चाहे तो वर्ब होने चाहिए, चाहे तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो सारे वर्ब ही रहने चाहिए या वर्ब फ्रेज रहना चाहिए, अर्थात कभी कभी आपने देखा होगा वर्ब वर्ब फ्रेज में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगे हुए होते हैं। तो यही दो कंडीशन होने चाहिए, चाहे तो सारे वर्ब होने चाहिए, चाहिए तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन होना चाहिए। यही दोनों कंडीशन किसमें फॉलो होगा, वर्ब फ्रेज में होगा। बाकी जो वर्ब फ्रेज, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम नाउन को लेके और वर्ब को लेके वर्ब फ्रेज बना दें, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा एग्जाम्पल में कि रिंकूज मदर, रिंकू की माँ इज कुकिंग राइस। तो देखिए आपको वर्ब पहचानना आता ही है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे दो वर्ब हैं, तो इसे हम वर्ब फ्रेज कह सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है। यहाँ पे तीन वर्ब आपको देखने को मिल रहा है, ये भी वर्ब फ्रेज है। तो जहाँ पे आपको वर्ब एक से ज़्यादा देखने को मिल जाए उनको सभी को ले लीजिएगा, जितने भी वर्ब हैं उन्हीं को हम वर्ब फ्रेज कह सकते हैं। या हम वर्ब प्लस मान लीजिए प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, जैसे एक वर्ब फ्रेज है आपका गिव अप, आपने गिव अप को देखा होगा। तो ये देखिए प्रीपोजिशन है और ये गिव एक वर्ब है, तो दोनों को ले लेंगे तो तब भी ये हमारा वर्ब फ्रेज बन जाएगा क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, जो हम पढ़ते हैं अपना चौथा फ्रेज, जिसका नाम है एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आ गया है हमारा अगला फ्रेज, जिसका नाम है एडवर्बियल फ्रेज, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण वाक्यांश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या कह रहा है, देखिए, इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यदि शब्दों का समूह एड समथिंग, कुछ जोड़ता है, इन अ वर्ब, एक वर्ब में, एक क्रिया में, दैट विल बी एडवर्बियल फ्रेज, वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। अर्थात जब कुछ भी शब्द वर्ब के विषय में बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। जिस प्रकार
नाउन के विषय में कुछ बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है, वैसे ही वर्ब के विषय में कुछ भी इंफॉर्मेशन देने वाला हमेशा हमेशा एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। और वो एक से ज़्यादा वर्ब के विषय में बता रहे हो तो हम उसे एडवर्ब फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है, या उन्हें उसे कहना भी चाहिए। एग्जाम्पल दिख रहा होगा, रीना स्पीक्स वेरी स्लोली। इसका ट्रिक यही है भैया कि जैसे आप उसमें एडजेक्टिव फ्रेज में नाउन्स प्लस आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, हाउ हाउ से जब क्वेश्चन करते थे नाउन के विषय में तो एडजेक्टिव फ्रेज मिलता था, वैसे ही जब हाउ से वर्ब के विषय में क्वेश्चन किया जाएगा तब हमें वहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज मिलेगा। तो ट्रिक यही है कि यदि वर्ब से हाउ से क्वेश्चन किया जाए कि यार तुम, वर्ब से पूछा जाए तो कि तुम कैसा है, तब जो हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा हमेशा एडवर्बियल फ्रेज होगा, ठीक है। जैसे रीना स्पीक्स वेरी स्लोली, रीना बहुत धीरे बोलती है। तो अगर मैं स्पीक्स से पूछूं कि बताओ तुम क्या कर रहा है या कैसे कर रहा है, तो तुम बोलेगा देखो वो बोल रही है, तो बताओ कैसे बोल रही है, अरे बहुत धीरे धीरे बोल रही है, यही आंसर आएगा ना। तो ये जो आपका होगा हाउ का जो आंसर आ रहा है वर्ब से पूछने पे, यही हमारा एडवर्ब फ्रेज है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द हैं। यदि एक शब्द होता तो सिर्फ एडवर्ब होता, लेकिन एक से ज़्यादा है तो इसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, अर्थात एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। एक एग्जाम्पल और है, हिज मॉम हैड कुक्ड सो क्विकली। उसकी माँ है जो खाना बहुत जल्दी बना लेती है। तो अगर मैं पूछूं खाना कैसी बनाती हैं या किस प्रकार बनाती हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे यार बहुत तेज बनाती हैं, बहुत जल्दी बना लेती हैं। तो जो आंसर आएगा वही हमारा एडवर्बियल फ्रेज होगा। चलिए अब चलते हैं, एडवर्ब फ्रेज आपको एकदम सामान्य तौर पे खत्म हो गया होगा, ये एकदम एडजेक्टिव की ही तरह होते हैं, बस यही है एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, ये वर्ब की विशेषता बताता है ना, बाकी तो सेम सेम है। चलिए मेन जो सीखना है वो है हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज, चलिए उसे सीखते हैं, उसी में ज़्यादा चीज़ें समझने को है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा एटलीस्ट हम लास्ट में एकदम एकदम एंड आ गया है हमारा, जो है लास्ट एकदम प्रीपोजिशन फ्रेज। इसको हिंदी में संबंध अवयव वाक्यांश कहा जाता है। ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद अ प्रीपोजिशन, जैसे इन्फिनेटिव से स्टार्ट होने वाला फ्रेज इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाता है, जेरंड से स्टार्ट होने वाला फ्रेज जेरंड फ्रेज कहलाता है, पार्टिसिपल से स्टार्ट होने वाला फ्रेज पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। वैसे ही दोस्तों प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाला फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाता है। यही कह रहा है कि इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद अ प्रीपोजिशन वर्ड इज क्या होगा? इट इज अ प्रीपोजिशन फ्रेज। यदि कोई भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाला फ्रेज, हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है फ्रेज तो हमेशा वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इन्फिनेटिव से स्टार्ट होने वाला फ्रेज इन्फिनेटिव फ्रेज होता है और काम किसका करता है? वो नाउन फ्रेज का। वैसे ही स्टार्ट तो वो प्रीपोजिशन से होगा, इसलिए वो प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाएगा। लेकिन प्रीपोजिशन फ्रेज जो होते हैं वो दो फ्रेजों का काम करते हैं। पहला, यदि आपको कहीं पे भी प्रीपोजिशन फ्रेज दिखता है, अर्थात प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुए होने वाले कोई फ्रेज दिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि देयर इज अ मैन, यहाँ पे एक व्यक्ति है, इन द वाइल्ड जंगल, इस भयानक जंगल में, इस जंगल में एक इंसान है। तो आपको दिख रहा हो अंडरलाइन नीचे किया हुआ, इन द वाइल्ड जंगल। ये जो हमारा है, ये जो हमारा फ्रेज है, ये इन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन फ्रेज है, क्योंकि इन हमारा प्रीपोजिशन हो। तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज है। अब ये जो काम कर रहा होगा वो काम कर रहा होगा, चाहे तो एडजेक्टिव का कर रहा होगा, चाहे तो एडवर्ब का कर रहा होगा। अर्थात जो हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज होता है वो देखने में तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, जैसे देखने में इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव फ्रेज है क्योंकि स्टार्ट होता है, लेकिन काम किसकी तरह करता है? नाउन फ्रेज की तरह, व्हाट का आंसर देता है। वैसे ही ये भी आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करेगा, भले ये प्रीपोजिशन फ्रेज दिख रहा होगा। अगर इसे हम प्रीपोजिशन फ्रेज भी कह सकते हैं, हम इसे एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज, आपको पता करना होगा कि प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब, यही दोनों का काम करेगा। यदि कोई प्रीपोजिशन फ्रेज स्टार्ट होता है तो समझ जाइएगा, चाहिए तो वो एडवर्ब का काम कर रहा होगा, चाहे तो एडजेक्टिव का। चलिए और भी अच्छे एग्जाम्पल से इसको आगे हम समझते हैं। पहले आपको दूसरा एग्जाम्पल समझा दें कि थिंग्स आर अंडर द ट्री, जो वस्तुएं हैं वो कहाँ हैं? पेड़ों के नीचे हैं। तो देखिए अंडर से स्टार्ट हो रहा है, अंडर क्या है? प्रीपोजिशन। तो जब प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा होगा कोई फ्रेज तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज होगा। अब देख लिये एक से ज़्यादा इसमें शब्द भी हैं तो फ्रेज होगा।
चलिए समझते हैं कि कब हमारा एक प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज बन जाता है, कैसे वो विशेषता बताता है नाउन और वर्ब के विशेष विषय में। ठीक है, जैसे अभी हम आपको ऊपर बताया ही है, देखिए यहाँ पे नोट में मैंने लिख भी दिया था। ठीक है, अ प्रीपोजिशन फ्रेज कैन टेक द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। जो प्रीपोजिशन फ्रेज है वो किसकी तरह रूप ले सकता है, चाहे तो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, चाहे तो एडवर्ब फ्रेज। मतलब एक प्रीपोजिशन फ्रेज चाहे तो एडजेक्टिव फ्रेज बन के आएगा सेंटेंस में, चाहे तो एडवर्ब फ्रेज बन के आएगा। नीचे देखिए एग्जाम्पल दिख रहा होगा, अभी एग्जाम्पल तो दिख नहीं रहा है, नीचे थोड़ा हम जाएंगे और देखेंगे एग्जाम्पल और सीखेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म भी हो जाएगा। तो इसे में हमने थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि हमारे एक ही स्लाइड में चारों एग्जाम्पल दिखते रहे। ठीक है, तो चारों एग्जाम्पल आपको मैं ये सिखा रहा हूँ और मैंने अंडरलाइन भी नहीं किया है कि आपको पता करना। देखिए, जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा होगा फ्रेज वो प्रीपोजिशन फ्रेज होगा। तो पता है यहाँ ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा ऑफ जो पेशेंस है वो आपका प्रीपोजिशन फ्रेज है। यहाँ पे अबो हमारा प्रीपोजिशन होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। हमारा बियॉन्ड एक प्रीपोजिशन है तो हमारा ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। हमारा विद एक प्रीपोजिशन है तो ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो हमें चारों प्रीपोजिशन फ्रेज हमने निकाल लिया। अब चलिए निकालना ये है कि जो प्रीपोजिशन फ्रेज है वो एडजेक्टिव की तरह कहाँ काम कर रहा है और कहाँ पे एडवर्ब की तरह कर रहा है। एक प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है या एडवर्ब की तरह कार्य करता है सेंटेंस में। चलिए देखते हैं। राहुल इज अ मैन ऑफ पेशेंस। राहुल एक धैर्य का व्यक्ति है ना, धैर्यवान व्यक्ति है। तो अच्छा बताइए, जो ये पेशेंस लिखा गया है ये किसके लिए लिखा गया है? राहुल के लिए, अर्थात इस मैन के लिए। इस मैन की विशेषता बता रहा है ना, मैन ऑफ पेशेंस, धैर्य वाला व्यक्ति। तो मैन, मैन क्या है? एक नाउन होता है और नाउन के विषय में जो कुछ थोड़ा भी बहुत कुछ पता है वो कौन सा फ्रेज होता है? नाउन फ्रेज होता है। ठीक है, अर्थात एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, क्यों? क्योंकि ये अ मैन के विषय में बता रहा है। जैसे हमने एडजेक्टिव फ्रेज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अ गर्ल विद ब्लू ड्रेस। ठीक है, तो विद जो ब्लू ड्रेस था वो एडजेक्टिव फ्रेज था। क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता वहाँ पे बता रहा था। वैसे ही अब यहाँ पे देखिए, डोंट गो अबव द माउंटेन। अब क्या कह रहा है कि यार माउंटेन के ऊपर मत जाओ। तो बता ना, ये जो लाइन लिखी गई है ये जाने के लिए लिखी गई है ना, कि वहां मत जाना। तो ये वर्ब है। अब वर्ब के विषय में कुछ भी लिखा जाए वो हमेशा एडवर्ब फ्रेज होता है। तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। ये हमारा आपका एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये किसके? मैन के बारे में बता रहा है। अब ये वाला फ्रेज देखिए, बियॉन्ड अ डाउट ऋषि इज हॉनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट है। तो बिना किसी संदेह, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऋषि एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जो एडवर्ब होता है, एक बात और याद रखिएगा मित्र, जो एडवर्ब होता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब की ही विशेषता बताए। वो कभी कभी क्या कहते हैं, हमारा एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। जो हमारा, याद रखिएगा, जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो सिर्फ नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब हमेशा एक लोग की नहीं बहुत लोगों की विशेषता बताता है। वो वर्ब की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वो खुद की भी विशेषता बता सकता है। जब हम आपको एडवर्ब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब की विशेषता बता सकता है, वो एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, यहाँ तक कि वो खुद की भी विशेषता बता देता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि बिना किसी संदेह का ये जो लाइन लिखी गई है इसके ऑनेस्ट के लिए लिखा गया है, कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वह व्यक्ति ईमानदार है। तो ईमानदारी के लिए इतना लाइन लिखा गया है इसमें कि उसके ईमानदारी पे कोई डाउट ना करिए। तो ये ऑनेस्ट क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव के विषय में बताने वाला, देखिए इतना हमने सिर्फ एडजेक्टिव के लिए लाइन लिख दिया है। तो जब एडजेक्टिव के विषय में कुछ भी जानकारियां मिलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अ बॉय विद अ कैट, एक लड़का है जो कैट के साथ है। लुक सो क्विट, एक लड़का है जो कैट के साथ है ना। तो बताइए, लड़के के विषय में बता रहा है ना कि कैसा लड़का है, उसके साथ एक कैट है ना। तो एक नाउन के विषय में कुछ बातें बताई जा रही हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है वो हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाएगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि जो हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, चाहे तो सेंटेंस में वो एडजेक्टिव फ्रेज बन के आएगा, चाहे तो एडवर्ब फ्रेज बन के आएगा, और कैसे कैसे वो काम कर रहे होंगे। यदि वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा होगा तो हमारा एडवर्ब फ्रेज होगा, और यदि हमारा नाउन के विषय में बता रहा होगा प्रीपोजिशन तो हमेशा वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा।
चलिए वीडियो यहाँ पे एंड होता है। मित्रों, यदि हमारे वीडियो पे आप नए हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे किसी और स्टूडेंट को मदद मिल सकती है, आपके फ्रेंड को, अपने आपको आपके ब्रदर को, तो उनको ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद।